मैं तो उनको कुत्ते जैसे मानता हूँ, सड़क में जो कुत्ते भौंकते हैं वैसे मानता तो हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और इसके बीच में सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ऐसा इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो मोदी के ऐसे राज खोल रहे हैं जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए सुनना, तो प्लीज एंड तक जरूर देखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले पूरे इंटरव्यू को देखें। 4 दिन के लिए मेरा निमंत्रण आया है और मैं 20 तारीख को रहूँगा। वहाँ मुझे भीड़ बहुत कम होगी और जो मुझे देखना है ये सब देख देख पाऊँगा। और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो है वो भी चल रहा है 6 दिन से 22 तक, यानी 16 तारीख से 22 तक प्राण प्रतिष्ठा पूजा रोज होगी। तो आपको बाकायदा पूरा निमंत्रण आया है आने के लिए? हाँ, नेचुरली वो आए थे यहाँ संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के एक प्रतिनिधि दोनों आए थे। उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया, मेरी पत्नी को भी दिया, मेरी बेटी सुहासिनी को भी दिया, उनके पति को भी दिया और मेरी एक बेटी अमेरिका में है, गीतांजलि, उसको भी दिया, उसका पति को भी दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको निमंत्रण गया है, लेकिन जो पहला सवाल है सर, वो ये है कि क्या इस समय सारा क्रेडिट क्या मोदी जी लेकर जाएँगे कि आज राम मंदिर उनके वजह से बना है? और बिल्कुल कम से कम दिखने में तो यही आ रहा है कि इस समय अगर राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है। ये तो आपकी पत्रकारों की बीमारी है, पब्लिक में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी पब्लिक में घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, बोलता हूँ, लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं और मैंने देखा है कि कोई ये नहीं मानता है कि प्रधानमंत्री का कोई योगदान था। वास्तव में उनका योगदान तो विपरीत था, क्योंकि उन्होंने, जब हम लोग बहस कर रहे थे कोर्ट में, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। गुरुमूर्ति उनका कोई एक बुद्धिजीवी है, उसने ड्राफ्ट किया था अंग्रेजी में और उसमें इतना ही लिखा था कि फिलहाल जो ज़मीन जो नरसिम्हा राव सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक बहुत बड़ा इलाका बनाई मंदिर के लिए, उस सारे जो राष्ट्रीयकरण किए गए वो सब वापस कर देना चाहिए। अब उसके माने फिर मंदिर तो एक छोटा जगह में रहता। तो ये क्या मंशा थी मैं नहीं जानता, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दी। कहा कि नहीं, हम इसको नहीं सुन सकते। तो मुझे तो कहीं ऐसा दिखा नहीं कि प्रधानमंत्री राम के नाम से प्रभावित होकर कुछ किया था। वैसे राम सेतु के मामले में भी मैंने उसको बचा दिया, नहीं तो कांग्रेस के सरकार के टाइम में उसको तोड़कर जहाज़ों को पाक स्ट्रेट से गल्फ ऑफ मन्नार में से पार करके इंडियन ओशन जाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। उसको मैंने रद्द करा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। फिर मैंने कहा आगे कोई ना छुए, इसके लिए इसको राष्ट्रीय धरोहर बना देना चाहिए। उसका विरोध कर रहे हैं मोदी। अभी तक उसने दस्तखत नहीं किया। फाइनेंस वो जो कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर कर दिया, कैबिनेट ने कैबिनेट की एक सब कमेटी थी उन्होंने क्लियर कर दिया, पर मोदी ने नहीं किया। तो इसके लिए उसको कोई इसमें उनको दिलचस्पी है नहीं। मैं सिर्फ वो समझते हैं कि मेरे बिना कुछ हो ना, वो उस मंशा से काम कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, लेकिन राम के नाम पर मोदी कर क्या रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि राम के नाम पर वो क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं इस समय देश को? नहीं, राम के नाम पर तो कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे होते हुए ये सब चीज़ हो रहा है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा पूजा उन्होंने कहा कि मैं उसकी संचालन करूँगा। फिर मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि अपनी पत्नी को फिर भी बुला के लाओ। वो पत्नी तो है ही, उसको उन्होंने अलग रखा है, परंतु पत्नी के बिना तो नहीं कर सकते। राम भी जब राम सेतु का उद्घाटन किया तो थोड़े क्षणों के लिए, 1-2-3 घंटे के लिए
रावण ने इंद्रजीत को कहा कि सीता को ले जाकर बगल में बिठा दो, पूजा के बाद फिर वापस लेकर आ जाना। तो ये शिष्टाचार हमारी परंपरा में है। तो लेकिन मोदी जी इसको क्यों नहीं मानते हैं? क्या मोदी जी अनभिज्ञ हैं? मोदी जी इग्नोरेंट हैं? उनको पता नहीं है कि ये सब शिष्टाचार का पालन करना वो चाहिए? समझते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है तो एक स्वामी है वो, उसको कौन सुनेगा। पत्रकारों को तो मैंने ऐसे बांध कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि वो समझते हैं कि वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे वो सीखेंगे कि ये हमारे लोकतंत्र में हो नहीं सकता। इंदिरा गांधी ने दूसरे आयाम में इसी प्रकार से काम की थी और क्या हुआ उसकी परिणाम आप जानते हैं। डॉक्टर स्वामी, चारों शंकराचार्य वो भी अपोज कर रहे हैं, उन्होंने भी विरोध किया है कि बहुत सारी विडंबनाएं हैं इस राम मंदिर के उद्घाटन में। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है लेकिन मंदिर बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पत्नी का होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है। रामलला की जो मूर्ति है उसको भी बदल दिया गया है, रामलला के बजाय एक लंबी मूर्ति है, वो भी काले रंग की। तो सारे शंकराचार्य इसको लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, और शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। तो आज क्या मोदी जी को शंकराचार्य को मनाने की ज़रूरत नहीं है? उनको उनको बात नहीं करनी चाहिए? वो तो इस हर जगह में ऐसे ही है ना कि वो समझते हैं कि मैं हूँ तो काफ़ी है। अर्थशास्त्रियों की मीटिंग में वो किसी को नहीं बुलाएंगे जो उनके हाँ मिलाने वाले नहीं हैं। तो यानी कोई भी ऐसे चीज़ें हो जाए सब मैं करूँगा। दुनिया में छोटे छोटे कार्यक्रम में वो चले जाते हैं जब वो किसी मिनिस्टर को भेजना चाहिए, परंतु तो ये उनकी स्वभाव है। उसमें हमने सब लोग मिल कर के उनको चुनकर बिठाया है, तो थोड़ा भुगतने के बाद जो इलाज करना है करेंगे। क्या मोदी जी को भुगतना पड़ेगा 2024 में भी? नहीं, मुझे अभी कोई कह नहीं सकता। मैं तो प्रयास में लगा हूँ कि बीजेपी को जीतना चाहिए और मोदी को हटाना चाहिए। कैसे हटेंगे मोदी जी? अभी तो कोई कोशिश हो नहीं रही है। आरएसएस मन बना लेंगी तो फिर कोई मोदी तो बिल्कुल इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो मोदी जी आरएसएस के फेवरेट हैं। ये तो आपकी कल्पना है। आरएसएस अपनी क्या इच्छा है, क्या सोच है, कभी किसी को बताते नहीं हैं और बाद में पता लगता है। नहीं, लेकिन आरएसएस की मजबूरी भी है डॉक्टर स्वामी की, उनको अभी 2025 में अपना 100 साल सेंटिनरी सेलिब्रेशन मनाना है, तो उनको लगता है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगा तो उनका सहयोग होगा, तो इसलिए शायद मोदी का विरोध इस समय नहीं कर रहा है आरएसएस। नहीं, आरएसएस के लिए सबसे अनुकूल होगा बीजेपी की सरकार हो तो। मोदी है ना है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कोई ऐसी मुझे जो जानकारी है, मैं तो संघ का कोई प्रचारक नहीं रहा हूँ, तो मैं तो अंदर से नहीं जानता हूँ, परंतु मेरा जो अनुमान है कि आरएसएस को कोई ऐसा फिक्र नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो कोई ऐसी कदम ना उठाएं जिससे विपक्ष को भला मिले, ये है और कुछ नहीं है। परंतु आरएसएस जो उनका जो 100 साल की जो एक त्यौहार होगा उसमें वो तो कि कोई भी सरकार होगी तो रोक नहीं सकते। और इसीलिए वो हमारी सरकार होनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन अभी तो पार्टी में बीजेपी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, आप तो खुद भी बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी में सिवाय मोदी के और कोई तो नजर ही नहीं आता। विरोध के सुर भी हैं, वो भी दब गए हैं, किसी की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। सर आप अलग हैं, मैं आपको नहीं मिला। देखिए, नेहरू के बाद कौन होगा, बहुत लोग पछताते थे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे कोई सोचता भी नहीं था, आकर उन्होंने 1.5 साल में इतना चमक दिखाया। नरसिम्हा राव को कोई नहीं सोचता था बहुत दिन रहेंगे। वो सोचते हैं कि सोनिया गांधी ने उनको खड़ा कर दिया क्योंकि उनका बीमार हैं, उनका हार्ट फेल हो जाएगा और फिर सोनिया गांधी हो जाएगी। पर तो पूरा 5 साल उन्होंने किया। मनमोहन सिंह डब्बू है, कुछ नहीं है, वो भी 10 साल निकाल लिया। तो हमारे देश में ये जो अनुमान लगाते हैं लोग, वो अपना इतिहास को भी देखना चाहिए कि कई लोग ऐसे हैं जो जब
वो सत्ता में नहीं है तो हो सकता है वो दिखाएंगे अपने को एक मायूस व्यक्ति, बट किंतु एक बार गद्दी में बैठने के बाद तो उनकी जो योग्यता है सब बाहर आ जाती है। लेकिन राम के नाम पर इस तरीके की राजनीति जो मोदी जी कर रहे हैं वो कितनी एक्सेप्टेबल है? कई लोग इस चीज़ को बोल चुके हैं कि आप इसको एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में इस समय क्यों पेश कर रहे हैं? सारे बीजेपी लीडर्स को बोला गया है कि भाई आप अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाइए, 50-50 हज़ार लोगों को लेकर आइए। तो क्या राम के नाम पर मोदी जी अब 2024 का चुनाव जीतेंगे? देखिए, मूल बात जो है वो है प्राण प्रतिष्ठा पूजा। उसमें मैंने विरोध किया कि तुम्हारे बीवी के बिना तुम बैठ नहीं सकते, तो आखिर में वो माना गया। अब तो वो सिर्फ एक सेवक के रूप में वहाँ खड़े रहेंगे और उसमें आदित्यनाथ भी होंगे और वहाँ अपने गवर्नर मिसेस पटेल वो भी होंगी और सरसंघचालक भी होंगे। तो 4-5 लोग जो एक प्रकार से सहयोगी के रूप में होंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा में नहीं बैठेंगे। तो ये तो तय हो गया। तो मोदी का ज़्यादा उसका प्रभाव तो आपके अखबारों में है। वहाँ वास्तविकता में जाकर देखोगे तो उनका कोई ऐसा कोई रोल है ही नहीं। तो उसके बिना प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और वो हो सकता है वो अंदर होंगे, बस इतना ही है कि वो साधुओं के साथ बैठे हुए नहीं होंगे। परंतु मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये जो शंकराचार्याचार्य हैं, इनको आज भी मोदी उनके पास जाकर एक-एक को आमंत्रित करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उनका ऐसा कोई घमंड नहीं है जिससे साधु संत भी खिन्न हो जाएं। तो वो तो हमें करना चाहिए। और दूसरा है कि ये जो आईटी सेल एक कुछ है बीजेपी में, उसमें सारे गुंडे बदमाशी ज़्यादा है और उनको भी काबू में रखना चाहिए और उनको वैसे नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो उनको खुली छूट दे दी। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे सामने कुछ होगा तो मैं उन सबको पीट दूंगा मैंने पुलिस को बुलाकर उनको पकड़ के ले जाने के लिए कह दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ हो सकता है, परंतु जहाँ तक जो हमारे धर्म के अनुसार जो भी कार्यक्रम है उसमें मोदी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना उसका कोई रोल है इसमें। नहीं, लेकिन पार्टी तो यही दिखा रही है ना कि आज मोदी जी की वजह से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पार्टी दिखा रही है, बहुत चीज़ दिखाते हैं। अब कहते हैं बहुत पॉपुलर लीडर है तो फिर चुनाव करो पार्टी के अंदर, क्यों नहीं करते हो? मैंने ये मांग करते रहा हूँ कि पार्टी के अंदर चुनाव करो। चुनाव जो हमारी कार्यकारिणी है उसको निर्वाचित करो, उसको ये मनोनीत मत करो, निर्वाचित करो। ये सब सुनते नहीं है ना, नहीं उनके कॉन्फिडेंस होती कि भाई सारे लोग मेरे साथ हैं, तो फिर ये सब कर देते, इससे इनका नाम और भी बढ़ता है। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी के अंदर अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी हार जाएगा? हाँ बिल्कुल, मोदी हार जाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो जीत नहीं सकता। लेकिन सब चुप क्यों हैं? सब इतना मोदी से डरते क्यों हैं? इमरजेंसी में भी हुआ, आप बचे होंगे उस समय, हो सकता है आप जानते नहीं, हम जानते हैं कि उस समय कितने लोग डरे हुए थे। अब कुछ डरेंगे तो दबेंगे, मैं तो डरता नहीं हूँ, तो फिर मैं तो जो बोलना है बोल रहा हूँ, बाकी भी कर सकते हैं, परंतु उनको वो बचपन से नहीं सिखाया होगा कि भाई अपने साहस दिखाने की आवश्यकता होगी और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ दिखाना चाहिए। आप मोदी जी और शाह का विरोध इतना क्यों करते हैं सर? क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं, वो योग्यता को देखने नहीं देते हैं, चमचे लोगों को ही इकट्ठे करते हैं। और मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि मैं तो 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 6 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, परंतु मुझे अकेला किस बात पर किया है? मैं सब जानते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का एक ज्ञानी हूँ। अब पूछते तक नहीं तो अकेला। क्या आपकी नाराजगी इसलिए है कि आपको वित्त मंत्री नहीं बनाया गया? नहीं, वो तो सस्ता है कहना। मैं तो और अनेक चीज़ कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा नाम मिल रही है। मैं अर्थशास्त्र होता और करता तो ये कहते हैं कि मैंने किया, मोदी कह देगा। तो जैसे राम मंदिर के लिए हमने सारा मेहनत किया और फिर
ये प्रचार करने पर प्रयास की, फेल हो गए, बट प्रचार करने को प्रयास की कि उन्होंने किया। जब उन्होंने पिटीशन डाली थी कि ये इसका फैसला अभी नहीं होना चाहिए, उसमें फेल हो गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने डिले करवाया। डिले करने के लिए पिटीशन दिया, हम्म, उस पिटीशन को जजेस ने माना नहीं, उसको अलग से रख दिया। और मोदी जी कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। वही है, वो कहते हैं तो नहीं, वो आप लोग उसकी प्रचार करते हैं। नहीं, हम प्रचार नहीं करते। उन्होंने अपने जबान से कभी नहीं कहा कि मैंने किया, कभी नहीं कहा। आप लोग कहते हैं, और जो उनके चमचे हैं वो आपको आपसे कहलवाते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी इस तरीके के पोस्टर्स आ रहे हैं कि राम की उंगली पकड़कर मोदी जी चल रहे हैं, उस तरीके का बड़ी पोस्टर है। आलोचना हुई उसकी। अब उन्होंने किया, किसी और ने किया, या यानी उन्होंने नहीं किया तो जिन्होंने किया उनको पकड़ के आते, बुलाते, तुमने ये ऐसा कैसा किया। अब वो सारे उसकी हम भाव, उनकी जो अहंकार है, वो सब हम सब जानते हैं। वो कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि सारे दुनिया में उनकी जो नेता हैं सब उनको सलाम भरते हैं। कौन भरता है? वो हो सकता है कि अरब से एक दो आकर कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो क्या क्या जो द्वीप है हमारे लक्षद्वीप के पास, मालदीव्स की बात। हाँ हाँ, आप मालदीव्स की बात कर रहे मालदीव की बात करें, उन्होंने आंख दिखा दिया। अब वो चले गए चाइना के पास, हैं। श्रीलंका ने भी ऐसा किया, भूटान ने भी किया। तो बाकी बाहर कोई नहीं। आपके यहाँ जो पत्रकार सब ठंडे हो गए हैं डर के मारे, या उनके पत्रिकाओं की जो मालिक हैं वो ठंडा हो गए हैं। उस कारण से लोगों को ये पता नहीं लग रहा है। परंतु जैसे इमरजेंसी में भी कुछ पता नहीं लग रहा था, तब कर रहे थे कि लोग बसेस ठीक टाइम पर जा रहे हैं, ट्रेन ठीक टाइम पर जा रहे हैं, बाबू ऑफिस में ठीक टाइम पर आ रहे हैं, ये सब कहते थे। परंतु जब बाद में पता लगा, कहा कि ऐसा नहीं कुछ हुआ, और इंदिरा गांधी खुद हार गई। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी अभी तो फिलहाल मोदी जी अजय लग रहे हैं, यानी कि उनको कोई हरा नहीं सकता अभी तो आपको फिलहाल। लगते हैं ना, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ तो नहीं लगते हैं। आरएसएस में ऐसा कोई नहीं नहीं, मानता। आप देखिए अभी 3 जो असेंबली स्टेट्स में किस तरीके से बीजेपी की वो जीत उनके हुई। कारण कहाँ जीते, वो तो हिंदुत्व के कारण जीते। वो मोदी कहते हैं आपके अखबार वाले छाप देते हैं, ये है, हम लोग इसका खंडन क्यों करें। तो हम सब जानते हैं कि जो हिंदुत्व का लहर देश भर में फैल रही है, उसी से बीजेपी जीत रही है। तो मोदी हार सकता है और बीजेपी जीत सकता है, ऐसा पोजीशन है। नहीं, तो अगर हिंदुत्व के नाम पर अगर जीत हो रही है तो इसका मतलब कि राम मंदिर को अभी और आगे बढ़ाएंगे मोदी जी, और राम मंदिर के बल पर ही जीत हासिल कहाँ करेंगे। बढ़ाया था, वो तो रोक रहे थे, हमने बढ़ाया था। अब फिर उन्होंने ले लिया। कल हम कृष्ण भगवान के लिए करेंगे, शुरू में विरोध करेंगे, फिर हम सफल हो जाएंगे तो हमें क्या। तो आपको लगता है कि मोदी जी मैं की ये आदत कहता है? हूँ कि वो वाराणसी से जीते हैं, तो वहाँ काशी विश्वनाथ को क्यों नहीं मुक्त करते हैं? कोई पूछता ही नहीं है, और पूछने के लिए डरता है। मैं वो कहता हूँ सबको कि भाई मैं बोलता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? डरते हैं। वहाँ साधु संत भी डरते हैं। वाराणसी में वो प्रतिनिधि 2 बार हो गए हैं, तो उनको क्यों नहीं कहा जाता कि वे आप ये जो है ये तो मंदिर था, ये औरंगजेब ने फरमान लिखा है कि इसको तोड़कर वहीं मस्जिद उसके ऊपर बनानी चाहिए, तो आप उसको मुक्त करने के लिए क्यों नहीं कदम उठाते हो? कोई नहीं बोलता है। तो फिर लोग आप अखबारों में जो जिस तरीके से आप ही अखबार वाले तो सब डरे हुए हैं ना। नहीं, तो डॉक्टर स्वामी क्या मोदी जी की ये आदत है कि दूसरे का काम और उसका क्रेडिट वो लेने के लिए हमेशा खड़े वो हो तो जाते हैं? उनका बुरी आदत है कि दूसरों का काम का क्रेडिट लेने का, वो तो है, सब जानते हैं, हमारी पार्टी में सब जानते हैं। जिस तरीके से निमंत्रण भेजे गए हैं राम मंदिर के, और खासकर विपक्षी दलों के लोगों को, ठीक है, कहना बड़ा आसान है कि भाई वो राम विरोधी हैं, वो एंटी हिंदू हैं, लेकिन जैसे मिस्टर येचुरी का कहना है कि भाई रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, आप कनपटी पर बंदूक लगा के तो हमें नहीं बोल सकते ना कि आपको 22 को आना ही है। क्या ये रवैया जिस तरीके से इन्विटेशंस भेजे गए हैं, क्या वो आपको सही लगता है सर? इनविटेशन भेजने में क्या इतराज़ है? मत आओ।
आपको किसी ने आपको मजबूर किया तो बताओ किसने मजबूर किया? हमारे बीजेपी पार्टी से किसी ने इनको विवश नहीं किया कि भाई आप आइए, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम नहीं, तो विवश नहीं किया गया है, लेकिन उन्हीं की आईटी सेल फिर कहने लगती है कि देखिए वो एंटी हिंदू आईटी हैं, सेल को राम विरोधी हैं। आईटी सेल तो मेरे ऊपर भी टूटते रहते हैं। मैं तो उनको कुत्ते जैसे मानता हूँ, सड़क में जो कुत्ते भौंकते हैं वैसे मानता हूँ, वैसे इनको भी मानना चाहिए। आईटी सेल कौन होता है? वो तो सब मानवनीय लोग हैं। उनका शिष्टाचार, उनकी जो नैतिकता, ये सब देखते हुए मैं तो कहता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये नहीं हो सकती। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी का फिनोमेना इस समय आईटी सेल का ही क्रिएशन है बीजेपी की? हो सकता है, परंतु उससे क्या होगा? उससे कोई इंदिरा गांधी को इतने लोगों ने कहा कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंडिया इज़ इंडिया, वो हार गई चुनाव। हमारे पब्लिक बहुत समझदार है, ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है, तो इतना जल्दी हम घबरा नहीं सकते। मोदी जी तो पूरे देश को 2047 का सपना दिखा रहे हैं कि देखिए 2047 में हम ये करेंगे, भारत नंबर 3 की इकोनॉमी बन जाएगा, इस तरीके के आश्वासन मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी क्या झूठे सपने दिखा रहे हैं या वाक़ई में उनके पास आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्लान है देश के लिए? नहीं, मैं इसमें क्यों जाऊँ? जो 2047 में ना मोदी होने वाला है, ना यहाँ मैं होने वाला हूँ। तो मैं क्यों इस पर चिंता करूं कि उस समय वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? कहने दीजिए उसमें मैं ये समझता हूँ कि हर बात पर हम कोई व्यक्ति अपनी सबूत दे या कोई ऐसी बात करें जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं तो कह दें। पब्लिक आखिर में यही देखेगी कि भाई दामों का नियंत्रण हुआ है, बेरोजगारी कम हुआ है, ये ऐसी चीज़ों देख कर करेंगे। लेकिन ना बेरोज़गारी कम हुई है, ना महँगाई कम हुई होता है। है। तो मोदी जी को तब भी फेल नहीं माना जाता कि वो नहीं, नेता फेल हो चुके हैं? मोदी जी, तो यही तो प्रॉब्लम है ना, जीतने से मोदी जी का फेवर। कर्नाटक में हारने के बाद वो सारे वहाँ के लोग बेकार के लोग हैं, तो आप ही लोग करते हैं। अब यहाँ तेलंगाना में हार गए थे हम, तो क्यों क्यों कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी क्यों फेल हो गए? कोई नहीं बोलता है। तो आपके अखबारों का जो विवशता है, उस पर भी आप लोगों को अपना नज़र थोड़ा डालना चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले विदेश नीति की बात की थी, तो विदेश नीति के मामले में मोदी जी क्या कर क्या रहे हैं? सारे पड़ोसी देशों से उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए हैं। छोटा-सा मालदीव्स जैसा देश है, वो आँखें दिखा रहा है और क्यों? क्योंकि टूरिज़्म को लेकर इतना बड़ा एक इश्यू खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं मोदी जी विदेश नीति को? नहीं, मैं तो आलोचना करते आया हूँ। मैंने कहा कि चाइना ने 4000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स उन्होंने हड़प कर ली लद्दाख से, और ये कहते हैं कि कोई आया ही नहीं, परंतु कोई और नहीं बोलता, कोई अखबार नहीं बोलता है। एक भी अखबार दिखा दीजिए जिसने एडिटोरियल लिखा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। चाइना आकर 4000 किलोमीटर, उनको सबूत चाहिए तो मुझसे पूछ लें, मैं सबूत दे दूंगा। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड यही बोला था कि कोई ना आया है, ना कोई आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आपने छाप दिया उसको। मैंने जब कहा, आपने नहीं छापा, ना आपने अपना कोई रिसर्च किया कि भाई ये स्वामी जो कह रहा है ये इसको ये चाइना का बारे बात पता है, तो इसके तथ्य क्या है, मेरे पास आकर नहीं, पूछ मैंने ले। तो मैंने तो डॉक्टर स्वामी का इंटरव्यू कई प्लेटफॉर्म्स पर अनएडिटेड चलाया है। तो चला है तो ठीक है, परंतु मैं ये अखबार वालों की बात कर रहा हूँ जिसको रोज लोग पढ़ते हैं, उनको करना चाहिए, बड़े फ्रंट पेज में करना चाहिए। चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारी हड़प कर ली, ये क्यों नहीं कहते? तो अब मोदी को लगता है कि कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है, तो वो जो कहते जाएंगे। अभी मालदीव्स के केस में आप देखिए कि फ्लाइट्स को बंद कर दिया मोदी जी ने कि भाई ठीक है, हमको आंखें दिखा रहे हैं इसलिए अब हम वहाँ पे टूरिज्म कंटिन्यू नहीं करने देंगे। तो जो इंडिया की सबसे बड़ी जो ट्रैवल ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उसने फ्लाइट्स को बंद कर दिया। क्या इस तरीके की हरकतें ठीक हैं? चाइना आने वाला है, चाइना का एयरलाइंस आने के लिए फैसला हो गया। अभी वो जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वो अभी चाइना में बैठा है, समझौता कर रहा है। तो क्या है, अमेरिका से भी आ जाएंगे, ये इससे भी आ जाएंगे, इंडिया के सिवाय कोई नहीं आएगा।
तो इंडिया का ही नुकसान होगा। लेकिन मोदी जी अपनी आंख क्यों बंद कर चुके हैं इन सब चीजों पर, और चाइना के खिलाफ वो कुछ बोलते ही नहीं है। मैं क्या जानूं उनके बारे, क्यों आंख बंद, क्यों बीबी को वहाँ दूर रखा है, हाँ, क्यों पब्लिक उसके बारे बोलते नहीं है, क्यों अपने पढ़ाई के बारे झूठ बोला है, क्यों पब्लिक नहीं बोलती है, क्यों अखबार वाले नहीं बोलते हैं, सब मैं ही बोलूं, ये है इशू। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़बानी लोग बोलते हैं मुझसे। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि भाई आप ठीक कहते हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं बोलते हो आप लोग, तो भाई हम डरते हैं। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा ये तो इमरजेंसी जैसा हो गया, इसे सामने लेकिन मोदी जी की पर्सनालिटी की बात अगर की जाए, कई लोग इस चीज़ को ब्रश ऑफ कर देते हैं कह के कि अरे भाई ये तो पर्सनल मामला है, उनकी वाइफ साथ में रहती है नहीं रहती ये उनका इशू है। लेकिन कई चीज़ों में ये सारे बड़े इश्यूज पॉलिटिकल बन जाते हैं। अब जैसे वाइफ का उनके साथ ना होना, अब इस समय राम मंदिर जैसे प्राण प्रतिष्ठा के सेरेमनी में वो एक बड़ा इशू बन गया कि भाई प्राण प्रतिष्ठा अपनी पत्नी के बिना वो कैसे कर सकते नहीं हैं। कर सकते। मोदी जी कब तक इस चीज़ से बचते रहेंगे? नहीं नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं ना। हम्म, और जब सबने कह दिया, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं तुम पानी के ये शिष्टाचार के को विपरीत नहीं जा सकते, तुम्हारी बीबी नहीं आएगी तो तुम नहीं बैठ सकते, और नहीं बैठे, नहीं बैठ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पब्लिक से आप कहते हो, पब्लिक ने बोलते हैं तो कहीं दिखता नहीं है क्योंकि आप लोग छापते नहीं है। तो अब ये सारे बड़े बड़े पेपर्स जो हैं उनसे पूछिए, बेशरम लोग, तुम इतने आलोचना करते थे मनमोहन सिंह का, अभी ये यहाँ क्यों इतना चुप बैठे? लेकिन मोदी जी की मजबूरी डॉक्टर स्वामी क्या लगती है, जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना को नहीं चाइना को लाल आंख नहीं दिखा पाते। चाइना जैसे ही सामने आता है बिल्कुल न 56 इंच की छाती का जिक्र होता है। आप बताइए क्यों, क्या हो सकता है, मैं क्यों बताऊं ये चीजें? नहीं, आप फॉरेन पॉलिसी भी एनालाइज करते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ, मजबूरी क्या है सर? मैं क्यों बताऊं आपको? ये तो मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं। उसमें आप एक एडिटोरियल लिखवा दीजिए कि स्वामी ने बहुत सही कहा है, ये सब संदेह दूर होना चाहिए, जो वास्तविकता आना चाहिए, और फिर आकर इंटरव्यू करना चाहिए। बट आप अकेला करेंगे फ्री प्रेस, तो उससे तो कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा। ये सारे अखबारों का जो अंग्रेज़ी छोड़ दीजिए, अंग्रेज़ी ले लीजिए, वो एडिटोरियल लिख दें कि स्वामी ने ऐसा कहा, ठीक कहा है, इसका जवाब मोदी को देना चाहिए। नहीं करते हैं। लेकिन क्या कमर्शियल कंपल्शंस हैं, क्योंकि कोई कमर्शियल ट्रेड बहुत ज़्यादा है। जहाँ राष्ट्र का स्वाभिमान है वहाँ कमर्शियल तो वैश्या लोग ही बात है, ऐसा कर सकते हैं। हमने या जो ऐसा काम करते हैं वेश्या का, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई भी कारण हो सकता है। जब आपके एक आरोप लगती है कि मैं लगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैंने ट्विटर में बहुत बार कहा है कि चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स अपना हड़प कर लिया लद्दाख से ही, जो हमारा है, जो इसमें जो कोई विवादास्पद नहीं है, तो कोई नहीं उस पर लिखता है। कोई भी जाकर मोदी से नहीं पूछता कि स्वामी आपका पार्टी का है, वो क्या ऐसा कहता है, आपको क्या कहना है? पार्टी में मैं किसी को कहूँगा भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारा तो शुरू से इंदिरा गांधी के टाइम से और अब वाजपेयी के टाइम से आप जो मन आती है बोलते हो, हम वो हिम्मत के नहीं है। अभी हाल में ऐसी भी खबरें आई थी कि चीन के कई लोग आरएसएस के दफ्तर में भी गए थे। अब नहीं, वो उसमें क्या है, वो तो यहाँ दूतावास में है, तो आरएसएस के दफ्तर को कहेंगे कि हम आपको मिलने चाहते हैं और शिष्टाचार में बातचीत करने चाहते हैं। अप्रोच को लेकर क्या मोदी जी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं और मैंने तो देश के पहले ही- स्वाभिमान को भी एक तरीके से पहले ही ताक कह पर दिया, रख ये चाइना से डरता है। सबसे ज़्यादा चाइना तो मैं जानता हूँ, मैं तो उनकी भाषा बोलता हूँ, मैंने उनकी किताब लिखे हैं उनकी अर्थ प्रणाली के। मैं 16 बार चाइना गया हूँ, और उस समय अमित शाह तो कहते थे स्वामी इतना चाइना जाता है, क्यों जाता है, ऐसे सवाल उठाते थे। अब बोलिए, मैं अमित शाह से पूछता हूँ कि अब क्यों तुम बोलते नहीं हो? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारी
4000 स्क्वायर किलोमीटर झड़प कर ली, इनको निकालो, ये मैं कह रहा हूँ, परंतु वो नहीं। आपसे अच्छी राय भारत सरकार को चाइना पर कोई नहीं दे सकता, आप पार्टी के अंदर हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी और अमित शाह ठीक नहीं समझते कि आपसे पूछा जाए? बिल्कुल, कि इसमें क्या, वो बारिश होगी नहीं होगी उसके भी नहीं पूछेंगे वो। तो इतनी बड़ी सवाल पर नहीं पूछेंगे, नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा तो फिर क्या होगा। मैं बता सकता हूँ क्यों क्यों वास्तव में मोदी क्यों डरता है चाइना से, ये मैं जानता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं बोल सकते? आपकी तो कोई मैं मजबूरी नहीं है। बोलूँगा, इसमें नहीं बोलूँगा। ये नहीं, तो बट मजबूरी क्या है सर? मजबूरी यही है कि पार्टी का बहुत नुकसान होगा। जहाँ पार्टी का पूरा बड़ा नुकसान नहीं होगा, छोटा नुकसान होगा तो ठीक कर लेंगे, बट बड़ा नुकसान नहीं होगा, वहाँ मैं बोल दूंगा। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह चाइना पर चुप क्यों हैं, उसकी वजह आपको पता है, लेकिन बता नहीं सकता। अगर आप बोलेंगे तो उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान और होगा। वो आप नहीं चाहते हैं। नहीं चाहता हूँ, नहीं, ये लेकिन बात। सर एक एक्सटेंट भी होती है कि किस स्केल तक आप क्या इतना ज्यादा समझौता कर ये तो चुके हैं मेरा मोदी और शाह? ये तो मेरा विवेक के अनुसार होगा ना, मैं तो इतना अनुभवी हूँ, इतना कितने साल से मैं 1970 से मैं राजनीति में हूँ। नहीं, लेकिन सर देश हित में क्या हमें लोगों को नहीं देश बताना हित- चाहिए कि किस तरीके का देश हित तो समझौता है? मैं भी सोच सकता हूँ ना। अब आप क्या सोचते हैं देश हित है, वही मैं भी सोचना, ऐसा तो नहीं नहीं, होगा। मैं देश हित में ये सोचती हूँ कि मोदी जी का अप्रोच क्या है चाइना को, उसमें आम लोगों को पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए बट मैं तो कहता हूँ कि वो डर के मारे नहीं कर रहे हैं, इतना ही कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्यों कहूँ। कोई पूछे मुझे, अरे व्हाट डू मीन किस बात पर डरते हैं, कोई पूछ ले मुझे, मोदी पूछ ले मुझे। लेकिन क्या चीन की सरकार का प्रेशर है मोदी पे? मैं क्यों ये सब काल्पनिक यानी कि बात- आपको राज पता है लेकिन आप राज खोलेंगे नहीं? नहीं, मैं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, उसके इसलिए समय नहीं आया। आप काफी गुस्सा और नाराज रहते हैं मोदी जी की पॉलिसी से, और आलोचन। हाँ, आलोचक हैं आप, आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगता कि मैं तंग आ गया हूँ मोदी जी से, अब मैं पार्टी छोड़ दूंगा इनकी वजह से? नहीं, पार्टी में मेरा जो भी मैं यानी पसंद बात है वो सब हो रहा है। राम मंदिर, राम सेतु, मंदिरों को बचाने का, यद्यपि सरकार मंदिरों को अपने हाथ में ले रही है, मैं उनको छुड़वा रहा हूँ और मैं आलोचना करता हूँ, पार्टी ने निकाला नहीं। ऐसा मैं पार्टी में होने लायक नहीं है तो पार्टी मुझे निकाल दे, मैं क्यों निकालूंगा। इन सब को तो मैं पहले से जानता हूँ। पहले मैं जनसंघ में आया, फिर इन्होंने जनता पार्टी में विलय किया, मैं उसमें भी था। फिर भाजपा ने कहा कि नहीं हम जनता पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता बनाएंगे, तो मैंने कहा फिर मैं नहीं आऊँगा। परंतु जनता पार्टी धीरे धीरे मिट गई। तब वाजपेयी भी चले गए और नए सरसंघचालक आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम सारी बातें जो बोलते हो तो हमारी बातें बोलते हैं, तुम पहले से हमारे से है, अब आ जाओ। तो फिर मैं 2013 को दोबारा जुड़ा। तो ये तो मेरी पार्टी है, मैं किसी और पार्टी में नहीं गया, एक ही पार्टी में था, जनसंघ का विलय हुआ जनता पार्टी में रहा। अब जनता पार्टी को मैंने विलय कर दिया बीजेपी में। लेकिन आप बीजेपी के रक्षक हैं, बीजेपी का हित चाहते हैं हर तरह से। आपने खुद ये बात बोली कि पार्टी का मैं नुकसान किसी तरह से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए शायद आपने इतना बड़ा राज हमें बताया भी नहीं है। तो मोदी पार्टी का नुकसान किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये बात बोलते हैं कि बीजेपी का बहुत नुकसान मोदी जी ये तो कर रहे हैं। बता सकता हूँ कि उन्होंने पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था उसको ध्वस्त कर दिया। कोई कुछ बोल नहीं सकता किसी पर। हम सारे पहले तो सब इलेक्शन से करते थे पार्टी के अंदर, अब एक भी इलेक्शन नहीं होता। मोदी मनोनीत करते हैं तो वही होता है। तो ये तो फिर क्या, चपलूसी तो होगा ही, चमचागिरी तो होगा ही। तो और ऐसे गंदे लोगों को बनाते हैं। अब अच्छे लोगों को मुझे छोड़िए, मैं तो मोदी को दिक्कत दे सकता हूँ, मैं मिनिस्टर रहूँगा तो। बट ऐसे लोग हैं जैसे सुरेश प्रभु, इतने साधु आदमी हैं,
उसको क्यों नहीं बनाया? मैं तो 10 नाम दे सकता हूँ। गडकरी के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और जो हमारे राम सेतु बचाने के लिए जब प्रफुल्ल पटेल थे, उनको क्यों निकाला? तो ये मैं कहता हूँ ये लोग सब मेरे ऊपर आते हैं कि भाई तो तुम्हें ये नहीं कर रहा, वो कर रहा है। मैं तो कह रहा ये सबसे कर रहे हैं, और चुपचाप तो सब मुझे स्नेह दिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं है पार्टी में जब मैं अकेला मिलूंगा तो मुझे मेरा सत्कार नहीं करेंगे। डॉक्टर स्वामी, लेकिन 2024 में अभी तो फिलहाल किसी भी तरह से कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं मिल रहा है कि मोदी जी को हटाया जाएगा, लेकिन क्या वो टर्न ऑफ इवेंट होगा जिससे कि मोदी जी के बाद, मोदी जी के अलावा किसी और नाम की चर्चा भी प्रधानमंत्री के पोस्ट को लेकर शुरू होगी? हमारे संस्कार में ऐसा होता नहीं है कि है और फिर हम किसी और का नाम लेते हैं। अडवाणी था, उसको हटाया गया, परंतु किसी को नहीं पता था कि उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक हमारी संस्कृति है। संगठन के अंदर घर की बात घर में रहना चाहिए, तो एक हद तक उसको सब मानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि घर की बात वाकई में घर में है डॉक्टर स्वामी? क्योंकि कोई बात नहीं, अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाया गया और साथ में मना भी कर दिया गया कि आप राम मंदिर में मत आइए। अब ये बात तो कितनी वायरल हुई, पूरे दुनिया ने देखी कि किस तरीके से आडवाणी जी का तिरस्कार किया था। उनको बुलाना चाहिए, मैंने भी कहा था, क्योंकि वो शुरू से थे। आडवाणी जी से क्या दिक्कत है मोदी जी को? वो तो मोदी से पूछना पड़ेगा भाई। मुझे तो कोई समझ में नहीं आती क्यों। क्योंकि सबसे ज़्यादा हितैषी समर्थन करने वाला व्यक्ति जब वो सारे दंगे हो रहे थे, वो तो आडवाणी था। सबसे ज़्यादा आडवाणी ने इनका नाम पेश किया। तो आप बताइए कि उनके विरुद्ध में ऐसा होना। मैं भी मोदी को क्या 1972 से जानता हूँ, और जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो एक दिन भी नहीं होता था ये मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछता था ऐसा है, ओबामा से बताइए, ओबामा का मेरे बारे में उनको बता दीजिए। ये सब क्योंकि ओबामा को मैं जानता था, वो अखबारों में फ़ोटो आ गया था। तो आप उस समय ओबामा से बात करते थे मोदी जी के? मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकता हूँ? वो हंसेगा कि मैं जाकर वहाँ अर्जी दूँ कि मेरे मुख्यमंत्री को आप तंग मत करिए, ऐसा कह सकता हूँ? ये तो ये परंतु मैंने कहा ठीक है, मैं मौका मिलेगा तो कह दूंगा, बट कहा नहीं। बट हमारी सब जो प्रधानमंत्री बने वो तो मुझे पहचानने नहीं थे। आपकी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक आपकी एक बार भी उनसे बात नहीं हुई? नहीं, 2 बार हुई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ा? एक बार, हाँ, एक बार तो इस बात पर हुई कि उन्होंने मुझे चाइना में एक ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स जानते हो? उन्होंने ब्रिक्स ने एक बड़ा बैंक भी खोल दिया, जैसे वर्ल्ड बैंक है या उसका स्पर्धा में। तो सारे लोग, चाइना उस समय हमारी बहुत दोस्ती थी, और इंडिया, ये दोनों मिल कर के मेरा नाम पेश किया। हो के नहीं बात, उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की है, इसमें 60,000 करोड़ 60,000 तनख्वाह मिलती है, फ्री हेलीकॉप्टर, ये वो दुनिया भर की बातें। और अमित शाह के घर में बुलाया गया, उसमें हमारे कार्यकर्ता जो जैसे रामलाल थे, ऐसे लोग भी उपस्थित थे, कृष्ण गोपाल, ये सब थे। तो मैंने ये कहा कि मैं तो हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ, मैं कैसे जाऊँगा विदेश में नौकरी करने के लिए? तो मैं नहीं जाऊँगा। सब हैरान हुए। तो उस समय में ये बात हुई थी। फिर मैं राज्यसभा में आया तो मेरा शपथ के टाइम में मोदी आ गए। फिर मैं उनके साथ ऑफिस में गया और मैंने उनसे सीधा पूछा कि आपके दिमाग में कुछ संकोच है तो अभी बता दीजिए मुझे। नहीं, कोई संकोच नहीं। और वो आपकी आखिरी बातचीत थी उनसे? हाँ, बस। उसके बाद मुझे आमने सामने कहीं भी मिलते थे तो वो मुंह इस तरफ, मैं मुंह इस तरफ।
लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा क्या हो गया कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते और आप उनकी शक्ल नहीं देखना नहीं, चाहते? मैं देखने की चाहता हूँ, बट जब वो ऐसा करने वाले हैं तो मैं क्या करूँ, मैं उस तरफ देखूँगा। मोदी जी डरते हैं क्या डॉक्टर स्वामी से? यार डरने वाले तो बहुत लोग हैं, कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, अनेक है। सब डरते हैं। सोनिया गांधी इतना डरती है मुझसे, हुँ। तो इंदिरा गांधी डरती थी। उसने मुझे खुद कहा था कि वह तुम बहुत मुझे डराते हो। लेकिन आपका आपका एक नेचर है हमेशा कि सच्चाई को बोलना, सवाल खड़े करना और वो आपने किया है। पहले भी किया और अभी भी बीजेपी में भी आप इसको लगातार करते हैं। क्या ये एक कारण है कि जो बड़े नेता हैं और जो सत्ता में रहते हैं, वो आप जैसे लोगों की सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाते? या कुछ छिपाने के लिए है तो ये बात हो सकती है। मोरारजी देसाई को कोई प्रॉब्लम नहीं था, नरसिम्हा राव का कोई प्रॉब्लम नहीं था, चंद्रशेखर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनके साथ मैंने काम किया, मिनिस्टर भी रहे इनके साथ। हाँ, तो इनको क्यों प्रॉब्लम है? मोदी जी को ये डर लगता होगा कि आप उनकी किताब खोल सकते हैं। वो तो बहुत लोगों को, एक मात्र नहीं है, बहुत लोग हैं। लेकिन क्या मोदी जी की लाइफ के बारे में भी ऐसे बहुत सारे राज़ हैं जो आपके पास हैं? नेचुरली होंगे, बट मैं कैसे बोल सकता हूँ? इन्हीं पर्सनल है तो मैं नहीं बोलूँगा। कोई राष्ट्र का सवाल बनेगा तो मैं बता दूँगा। राष्ट्र के हित में ही पूछा था मैंने कि क्यों चाइना से इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है उन्होंने, तो नहीं, आपने कहा राष्ट्र के लिए नहीं पूछा। आपने पूछा कि ये यूँ क्यों कर रहे हैं? तो मैं कहा मैं जानता हूँ। नहीं वो देश हित में कॉम्प्रोमाइज़ किया है उन्होंने अगर चाइना से। ज़रूर किया है, वो भी मैं कहता हूँ कि इन्होंने ये कहकर झूठ बोल दिया कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। ये सब कह सकता हूँ, बट क्या है कारण जिससे अब फिर आप ही लोग आकर मुझे कहेंगे आपके पास प्रूफ क्या है? अब ऐसी बातें हैं जब मैं प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो कैसे मैं कहूँगा मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो फिर सब हँसेंगे, तो आप भी हँसेंगे। नहीं लेकिन आपने कहा ना कि मैं पार्टी का अनहित हो जाएगा अगर आप ये बताएंगे कि मोदी जी ने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया। कई चीज़ें हैं ऐसे हैं जिससे पार्टी का नाम खराब होगा कि अभी तक क्यों नहीं किया। और वास्तव में कई लोग हैं पार्टी में जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, जिनको मैं वरिष्ठ मानता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम करेंगे ज़रूर, बट समय हम पर छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ यानी कि मोदी का विरोध करेंगे लेकिन समय अभी नहीं है। नहीं है, नहीं कहा। समय, उपयुक्त समय या जो सही समय होगा वो हम देख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि विरोध के सुर पार्टी के अंदर अब शुरू हो गए हैं मोदी के खिलाफ? शुरू से था। हम्म। जब उन्होंने मंत्री बनाए तब था कि ऐसे लोगों को लेकर आए जिनको होना नहीं चाहिए, कि दूसरे पार्टियों से कितने लोगों को लाए हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आई मीन जो नौकरबाज, उसके क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स, वहाँ से कितने लोगों को मंत्री बनाया है, कितने लोगों को बाहर रखा है। गडकरी पार्टी का अध्यक्ष है, उसको कहीं रोड बनाने में लगा दिया। तो बहुत चीज़ों पर नहीं अभी जैसे हाल में उन्होंने शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे, बड़े लीडर्स हैं उनको भी साइडलाइन कर दिया है। तो मैं कौन बोलेगा? वो तो बोलना चाहिए ना पहले। वो बोलेंगे तो मैं साथ दे दूंगा, बट वो बोलते नहीं। वो भी डरे हुए हैं आप कह रहे हैं? मैं नहीं जानता उनको क्यों डरना भी है, ये भी नहीं। और वसुंधरा का तो डरने का सवाल ही नहीं है, वो बहुत साहसी व्यक्ति है। वो चुप है तो मैं भी चुप हूँ। तो चुप रहने की उनकी भी मजबूरी होगी कि उनके बेटे को हो सकता है मंत्रिमंडल मिल जाए। मैं क्या जानूँ, मेरे पास भी बेटी है, 2 बेटी, कुत्ता है, ये सब मैं सोचता हूँ। क्या हो जाएगा उनका। आप इस बार बीजेपी ये कह रही है कि 400 पार करेगी बीजेपी और मोदी जी ही आएंगे। नहीं, वो कौन कहता है? कोई अधिकार पूर्व कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई फैसला भी नहीं हुआ। और ज़्यादातर मैं जानता हूँ किसी ने नहीं कहा जिनको मैं सीरियसली ले सकता हूँ। कहने वाले ऐसे बहुत होंगे तुम्हारे तो अखबार। आप ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं बनना चाहिए, ये मेरी राय है। बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता। और अगर वो बन गए तो क्या होगा पार्टी का? कुछ नहीं होगा, पार्टी का और नाश होगा।
और लोकतंत्र की जो थोड़ा भी जो सांस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं, मोदी और शाह दोनों का? नहीं, इसमें भविष्य का क्या सवाल है, उन्होंने दिखा दिया अपना भविष्य। उन्होंने कहा है कि हम इसको इसमें ऐसे लोगों को बांधेंगे कि कोई बोल नहीं सकता है, केसेस लगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब किसी ने अपराध किया तो केस तो होना ही चाहिए, लेकिन जिसने अपराध किया वो जानते हुए अब नहीं करते हैं क्योंकि वो चमचागिरी कर रहा है। वो तुलना में ये नहीं कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। तो ठीक है। लेकिन मोदी जी के फेवर में ऐसी कौन सी चीज आएगी जिसकी वजह से वो वापस सत्ता में आएंगे, जो जिस कॉन्फिडेंस से लोग कह रहे हैं? सत्ता में तो एमपीज को बोलना पड़ेगा और आरएसएस की कहने पर होगा। आरएसएस अपना संगठन है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो वो राष्ट्रीय हित सोच करके अभी करना चाहिए, आगे करना चाहिए, परसों करना चाहिए, वो तो मैं इसमें जाता नहीं हूँ। तो आपकी बात नहीं होती आरएसएस के लोगों से? होती है, आरएसएस के बिना मैं पार्टी में हो सकता हूँ? नहीं, तो आपने कभी आरएसएस को ये राय दी कि मोदी जी ठीक नहीं है बीजेपी के लिए? वो 1000 बार दी, पर उन्होंने क्या कहा वो नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप कितना भी प्रयास करो बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन उनको तो हिंदू हृदय सम्राट का टाइटल मिल रहा है। किसने दिया? कि उनके बताइए। बारे में यही बोला जाता है ना, ये हिंदू बोला हृदय। जाता है तो आप लोग बोलते हो, या अखबार वालों को 4-5 को वोट खा के किसी कि हो बीजेपी में इसको हृदय सम्राट कहते हैं। ये जहाँ तक कोई अधिकारी है हमारी पार्टी में जिसको हम अधिकारी लायक मानते हैं, वो किसी ने नहीं कहा है कि ये हृदय सम्राट है। तो हिंदू हृदय सम्राट ही अपने आप ही बन गए? नहीं, वहाँ से ये दूसरे किनारे जा रही हो, यहाँ से आप वहाँ जा रहे हो, लोग कहते होंगे, सेठ लोग होते हैं जो इनको खुश करने के लिए लगा देंगे। अडानी तो खूब इसका प्रचार करता है, तो इसीलिए ये सब छोटी बातें हो जाएगी। आपने अडानी जी का नाम लिया, अभी अडानी जी को एक तरीके से ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है। हाँ। और वो क्यों हुआ? देखिए, कोई ऐसा विषय है जिसमें कानून के अनुसार वो सही जगह में है, तो सुप्रीम कोर्ट करें तो हम कैसे कह सकते हैं नहीं नहीं आप वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि किसी को चाहिए कि अडानी को जेल भेजना तो मुझसे पूछो, मैं बता दूंगा, परंतु मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताने के बाद कुछ करेंगे नहीं, तो इसीलिए नहीं बताता हूँ। नहीं, तो आपके हिसाब से अडानी बहुत फ्रंट्स पे गलत हैं, उनको जेल हो सकती है? बहुत सेठ ऐसे हैं, सिर्फ वो नहीं है, और कई सेठ हैं जो इधर उधर करते हैं, परंतु निर्माण भी बहुत करते हैं। ये तो इसका यहाँ ले लिया, उसको ले लिया, इसको ले लिया, राष्ट्रीयकरण के बाद इनको दिया जाता है, ये है। लेकिन जो पूरा देश कहता है कि मोदी जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है अडानी के ऊपर, ऐसा क्यों है? क्या ये चीज़ देश हित में है? देखिए, दोनों एक ही जगह से हैं, दोनों बचपन से आपस में जानते हैं, तो निकटता होना स्वाभाविक है। तो मैं ये इनमें नहीं जाऊंगा। मैं तो, मेरे ऐसे भी बहुत मित्र हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं, परंतु मैं मित्रता नहीं छोड़ता हूँ, परंतु ना उनके लिए मैं आके कुछ पहल करूँगा। तो ये इसीलिए इनका उनकी दोस्ती है, ये इससे मेरा कोई अपराध विरोध नहीं है, परंतु राष्ट्र का कोई नुकसान हो रहा है इससे, वो कोई बताए तो मैं बता सकता हूँ। 1-2 मैंने बताया, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि इनका। लेकिन आपको लगता है कि अडानी ने राष्ट्र का नुकसान किया है? बहुत किया है, इसमें क्या है? और मोदी जी ने उनका साथ दिया इसमें? नेचुरली, उसके बिना तो सीबीआई ये सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, बंद नहीं पड़े हैं। लेकिन कई लोग ने ये भी आलोचना किया कि कोर्ट को जो सवाल सेबी से पूछने चाहिए थे अडानी के केस में, कोर्ट ने नहीं पूछा। तो आप कोर्ट बन गए। यानी ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि वो चीफ जस्टिस से ज़्यादा जानते हैं। अब ये जब आपने इनको बनाया चीफ जस्टिस और जज बनाई है, तो उनको अधिकार देना चाहिए, भाई तुम फैसला दो। तो वो फैसला तुमने नहीं दिया क्योंकि आपने ये नहीं सोचा, वो नहीं चाहिए, फिर तो आप पीछे से चाबी चला रहे हो। ये कैसा हो सकता है? ये हमारे लोकतंत्र
दिमाग ऐसे हो नहीं सकता। आई मीन देश में लोकतंत्र चाहिए तो किसी को सौंप दिया तो दे, अच्छा कोई कर रहे हैं तो फिर कोई सबूत दो मुझे लिखित में कि इसको नीचे उतारना चाहिए। लेकिन सर आपको लगता है जो बात काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर 2024 में मोदी आ गए तो फिर न लोकतंत्र बचेगा और न देश बचेगा? वो तो ऐसे ही लोग कहते रहते हैं। अब कौन ऐसी चीज़ें कही है कि आरएसएस आएगी तो फिर सब दंगे ही दंगे होंगे? कहाँ हुआ? सबसे न्यूनतम दंगे बीजेपी के काल में हुआ है। अब जो कहते थे उनको कोई पकड़ता है? क्या आप ऐसा कहते थे? मुझे भी लोग कहते तुम कहाँ वहाँ इनके साथ चले गए, ये तो दंगे करेंगे, खून बहेगा, ये है, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। होने दो, तुम्हें क्या चिंता है? अब वो मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं है मेरे पास। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश के हित में है लेकिन मोदी देश हित में नहीं है। हाँ सही कही, तो आपने आखिर में आपको समझ में आ गई। मैं अब आखिरी सवाल आपसे करूंगी डॉक्टर स्वामी कि मोदी जी को अगर आज आपको कुछ कहना हो, मैं ये आपसे कहूं कि आप मोदी जी को 2 मिनट के लिए जरा कैमरे पर एड्रेस करिए, आप मोदी जी से क्या कहेंगे? मैं नहीं एड्रेस करूंगा, उनको एड्रेस मुझे करना है। तुम जाकर उनसे पूछिए स्वामी को क्या कहना चाहते हो। नहीं, लेकिन कुछ तो होगा आपके मन में मोदी जी से कहने के लिए। परंतु मैं ये नहीं कहूँगा, ये शिष्टाचार का सवाल है, मैं नहीं कहूँगा, वो कहेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, मैं पार्टी का सेवक हूँ, तो वो मुझे कहना चाहिए। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि वो लोकतंत्र विरोधी है और अपने आगे वो किसी को समझते नहीं है। आप दिखा दे उनको, कैसेट भेज दो, सब पता लग जाएगा। तो इस इंटरव्यू पे आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाना। और ऐसी और अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद आप सभी।